गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम देखने वाले हैं रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। सभी का वेट किया जा रहा है बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा रेगिस्तान में जीवन। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, जो बच्चे नए हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हमें कमेंट में बताएं, आपको अगर कोई क्वेरीज होती है तो हमें बता दीजिए, या फिर हमें पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आगे सभी बच्चे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, लाइफ इन डेजर्ट। ओके, लाइफ इन डेजर्ट। ओके, रेगिस्तान में जीवन ये पढ़ने वाले बच्चों हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। ठीक है, क्या पढ़े पढ़े आप पांचवें लेसन में? पेड़ पौधे पशु एवं मनुष्यों के लिए क्या है? जल ही जीवन है। यानी जल क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारा। यहां से समझ में आ रहा है, जल ही जीवन है। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए, पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए। ठीक है, जहां पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो, एवं फसल को उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जीना कठिन होगा। बराबर है। अगर पानी नहीं होगा तो आप वो स्थिति इमेजिन कीजिए। अगर पानी नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे? कृषि नहीं कर पाओगे। आप पानी नहीं होगा तो अपनी प्यास नहीं बुझा पाओगे। ठीक है, वहां फसल नहीं उग पाएगी। इस तरीके की स्थिति होगी। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर क्या होगा? वहां जीवन जीना एकदम मुश्किल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम विश्व के स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। ठीक है, कष्टकारी तापमान यानी जहां सबसे ज्यादा किया जाता है या सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है। ठीक है, इनमें से क्या है? कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। इनमें से कुछ स्थान कैसे है? आग की तरह गर्म है बच्चों। जो हमारी आग होती है ये कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा। आग की तरह गर्म कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा। और जो बर्फ की तरह ठंडे कहाँ होंगे? ये हमारे आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन या कनाडा, रशिया। एक मिनट रुकेंगे सभी। या आपको पता है कनाडा रशिया में कितनी ठंड होती है? ठीक है, कनाडा या फिर रशिया। ठीक है, इस जैसे ठंडे ठिकान पे रेगिस्तान के बारे में जानेंगे आप। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। ठीक है, इसकी विशेषता है क्या? अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति, मतलब जहां पर कोई वनस्पति ही नहीं है। ठीक है बच्चों, जहां पर कोई वनस्पति नहीं है उस क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब आगे पढ़ेंगे हम। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, क्या है? ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। आगे पढ़ेंगे हम। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। ठीक है, रेगिस्तान के बारे में क्या बताया गया है यहाँ देखिए आप। अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में क्या होती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में कम वर्षा। ठीक है, कम वर्षा होगी रेगिस्तानी क्षेत्रों में। एक मिनट। रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या लिखेंगे आप? कम वर्षा। दूसरा क्या है हमारा? विरल वनस्पति, विरल वनस्पति। और थर्ड क्या दिया है हमारा? चरम तापमान, चरम तापमान। ठीक है, ये चीजें आपको कहा है कि हमारी रेगिस्तान में तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तापमान हमेशा गर्म नहीं होता। तापमान क्या होते हैं हमारे? तापमान गर्म या ठंडे भी हो सकते हैं। जैसे हमारा लद्दाख का, लद्दाख का मरुस्थल किस तरीके से? हमारा लद्दाख का मरुस्थल हमारा ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, ठंडा मरुस्थल। उसी प्रकार हमारा राजस्थान का मरुस्थल कैसा? हमारा जो हमारा राजस्थान का मरुस्थल है, यहाँ देखिए आप सभी।
जो हमारा राजस्थान का मरुस्थल है वो कैसे गर्म है। राजस्थान का कैसे है, गर्म है। ठीक है, ये याद रखना, आप सभी को लिख लीजिए। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ठीक है, जहां जल उपलब्ध होता है वहां लोग क्या करते हैं, कृषि करने के लिए बस जाते हैं। आप आगे पढ़ेंगे। गर्म रेगिस्तान सहारा। ठीक है, गर्म रेगिस्तान सहारा जो हम आपने, जो अफ्रीका में पढ़ा चुके हैं हम आपको। ठीक है, जो अफ्रीका में पढ़ा चुके हैं, आपको याद है, आपको सहारा मरुस्थल के बारे में बताया हमने। जो हमारा सहारा मरुस्थल है, पता है आपको, बताया था हमने, इस तरीके से मैप था हमारा। एक मिनट देखेंगे सभी, इधर ध्यान दीजिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप सभी को। इस तरीके से ध्यान देंगे, इस तरीके से हमारा महाद्वीप था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा सहारा मरुस्थल था। यहाँ पर बताया था मैंने आपको, ये हमारा सहारा मरुस्थल था बच्चों। ठीक है, ध्यान देंगे सभी। समझ आया आपको सहारा मरुस्थल कहाँ होगा, इस क्षेत्र में हमारा सहारा मरुस्थल होगा, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा सहारा मरुस्थल होगा। अब आगे पढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिए सभी। एक मिनट, देखिए, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगा है। बता दिया मैंने आपको, यही हमारा सहारा मरुस्थल है। ठीक है, इस तरीके से हमारा सहारा मरुस्थल यहाँ था। ठीक है, बिना मैप देखे आपको बता दिया मैंने। उसके बाद यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, ये लिखवा दिया मैंने आपको, ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये 11 देशों को आप हाईलाइट करेंगे। अल्जेरिया, चाड, मिस्र, लिबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया, पश्चिम सहारा। बताया था मैंने आपको, यहाँ हमारा वेस्टर्न सहारा था। यहाँ हमारा था मोरक्को, मॉरिटोनिया, बराबर है। ये देश आपको बताया था मैंने आपको। फिर हमारा लिबिया, ट्यूनिशिया, यहाँ हमारा इजिप्ट, यहाँ चाड, नाइजर, माली, ये देश आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, लिख लीजिए, ये हाईलाइट कर लीजिए सभी, इन क्षेत्रों को हाईलाइट कर लीजिए। सभी बच्चे सभी बच्चे हाईलाइट कर लेंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय हमारे मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य आता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। ठीक है, सहारा मरुस्थल किससे है, बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वह बजरी के मैदान और नगनी चट्टानों वाले सतह उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। आपको बताया था मैंने, अहगार, दारफुर, तिबस्ती, फिर यहाँ लुबियन मरुस्थल या नुबियन मरुस्थल, इन वजहों से क्या ये हमारा सहारा मरुस्थल पूरा ढका हुआ है। ठीक है, वहां पठार भी पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप। अब आगे देखेंगे सभी, ध्यान दीजिए। ये चट्टाने सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ठीक है, ये चट्टाने सतह का स्थानों पर 2500 मीटर से भी ऊंची है। ये देखिए, ये चट्टाने होती है हमारी पठारों की, अहगार, डारफुर, तिबस्ती, इस पे भी मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, ये बताया गया है, इस चट्टानों पर भी ऊपर की दिशा में मरुस्थल पाया गया है। ठीक है, इसे मरुस्थल कहा जाता है, मरुस्थल। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ेंगे हम। ये देखिए हमारा पश्चिम सहारा, सभी देखिए हमारा क्या है, पश्चिम सहारा है, सॉरी सहारा मरुस्थल। ये हमारा पश्चिम सहारा, ये हमारा अल्जीरिया, ये लिबिया, ये मिस्र, ये हमारा भूमध्य सागर, ये अटलांटिक महासागर, ये मैरिटोनिया, ये माली देश, ये नाइजर, ये चाड, ये सूडान और ये इरिट्रिया। ठीक है, यहाँ फैला हुआ है हमारा सहारा मरुस्थल। इसके बाद ये जो क्षेत्र आता है ट्रांजेक्शन का, इसका बताया था मैंने आपको, ये साहेल क्षेत्र होता है, साहेल। ये साहेल क्षेत्र बताया था आपको, साहेल। ये याद है आप सभी को, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, आप सभी को याद है साहेल क्षेत्र।
ये बताया था मैंने आप सभी को। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे। क्या आप जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत ही गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ठीक है, यहाँ की जलवायु ने क्या किया, इसे गर्म एवं शुष्क प्रदेश। ठीक है, गर्म एवं शुष्क समझ है आपको। गर्म प्लस शुष्क मतलब रेगिस्तान होगा, ना बारिश होगी ना कुछ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। जलवायु के बारे में जानेंगे, एक बार इसको देख लीजिए मैं आपको आप। ये मैं आप देख लीजिए एक बार, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। अब आप जलवायु के बारे में जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, जलवायु के बारे में। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। कैसी है सहारा रेगिस्तान की जलवायु, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। ये बता दिया मैंने आपको, फिजिकल ज्योग्राफी में समझा आपको जब जलवायु पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, इस तरीके से बताया था मैंने आपको, बराबर है। ये हमारी निम्न दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी, ये बताया था। इक्वेटर पे हमेशा गर्म होता है, ये बताया था। बराबर है। और अगर जब हवाएं जो इस तरीके से बहती है, ठीक है, इस क्षेत्र में इस तरीके से बैठती बैठती है, इस क्षेत्र में इस तरीके से बहती है। ये किस में आता है हमारा, 0 से 30। तो 0 से 30 ये पूरा गर्म क्षेत्र होता है। ध्यान देंगे सभी, यहाँ ध्यान देंगे सभी, सभी ध्यान देंगे। आपको बताया था इस तरीके से हवाएं चलती है, बराबर है। यहाँ कोई इतना बड़ा पठार नहीं है जो इन हवाओं को रोक सके और उनको ऊपर उठाकर बादल कर सके कि यहाँ वर्षा हो सके। ठीक है, तो यहाँ वर्षा नहीं होती, तो ये हवाएं इस तरीके से चली जाती है। तो ये क्षेत्र कैसा है, ये दोनों साइड से 0, 30 और 30 इस डिग्री में है, तो ये गर्म प्लस शुष्क, ये बताया था मैंने आपको, बराबर है। याद होगा, जो बच्चे डेली क्लास करते हैं उनको याद होगा। अब आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यह आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है, बराबर है। यहाँ आकाश क्या होता है, बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होती है। क्या क्या वाष्पित होती है, यहाँ की नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म हो जाते हैं। दिन क्या होते हैं, अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान कितना होता है, यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है। दिन के समय का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टाने अत्यंत गर्म हो जाती है। ठीक है, अगर 50 डिग्री तापमान में अगर कोई पेड़ पौधे नहीं है तो क्या होगी, रेत एकदम गर्म हो जाएगी। ठीक है, एकदम गर्म तापमान में हो जाएगी। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से पहुंच जाता है। तो मैं आपको एक खासियत बताऊंगा डेजर्ट की। जो मरुस्थल होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है, एक एक लिख लीजिए आप। मरुस्थल जितने ज्यादा जल्दी गर्म होता है, मरुस्थल जल्दी गर्म भी होता है और उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, रात को जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लिख लीजिए ये, जितने ज्यादा जल्दी गर्म होता है उतने ज्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लिख लेंगे बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे हम। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की कुछ वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकाशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर एवं पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, यह हम पढ़ेंगे, आप हमको बताएंगे, आपको बताएंगे हम जीवमंडल में। ठीक है, जीवमंडल में बताएंगे आपको हम ये सब। लेकिन अभी पढ़ लीजिए आप, यहाँ क्या बोला है, रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर पानी सोख लेती है।
जो कांटे होते हैं वो क्या होती है, इनका पानी सोख कर अपने अंदर देखिए इस प्रकार कैक्टस होता है, ठीक है। इस प्रकार कैक्टस होता है। इनकी इनके पत्ते कैसे होते हैं, काटेरी होते हैं कैक्टस के, ठीक है। ये कि अपने अंदर पानी समाये रखते हैं क्योंकि ज्यादा वाष्पित होता है इसलिए। कुछ स्थानों पर वन उद्यान खजूर के पेड़ से गिरे हरिद्वीप पाए जाते हैं, हरे द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। ऊंट, लगड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जाति एवं छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु है, ठीक है। रेगिस्तान के प्रमुख जीव जंतु कौन से हैं? लिख लीजिए, ये सभी पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए बच्चों, सभी सभी बच्चे हाईलाइट कर लेंगे जल्दी, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए सभी। लोग सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, ठीक है। इस कष्टकारी जलवायु में भी क्या करते हैं, लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है, ठीक है। ये जनजाति है बेदुरेग एवं तुआरेग। चलवासी जनजाति वाले ये लोग भेड़, बकरी, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं, ठीक है। चलवासी जनजाति के लोग क्या पालते हैं, बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े, ये पशुधन पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को क्या मिलता है, दूध मिलता है, ठीक है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। धूल एवं आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम। सहारा मरुस्थल में, ध्यान दीजिए, सहारा मरुस्थल में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेमी जैसी फसल भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप। यहाँ यहाँ ये चीजें उगाई जाती है, हाईलाइट कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। खजूर कहाँ उगाए जाते हैं, सहारा मरुस्थल में खजूर उगाए जाते हैं, ठीक है। हाईलाइट कर लीजिए आप। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेमी जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। मिस्र मीन्स इजिप्ट में उगाई जाने वाली कपास का प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान तेजी से परिवर्तित हो रहा है। देखिए आप, आपको बताता हूं मैं, एक मिनट ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सारा रेगिस्तान तेजी से परिवर्तित हो रहा है, बराबर है। क्योंकि ये तेल की खोज यहाँ सबसे ज्यादा पाई गई है, ठीक है, इस रेगिस्तान में। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम एवं यूरेनियम मिलता है। हाईलाइट कर लीजिए, हमें मानव भूगोल में पढ़ना है ये चीजें, संसाधन युग कहाँ कहाँ संसाधन मिलते हैं, इतना पोर्शन आप हाईलाइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाईलाइट कर लीजिए। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं, ठीक है। नमक के व्यापार में क्या कर रहे हैं, जो ऊंटों का स्थान है ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। चलवासी जनजाति के लोग क्या कर रहे हैं, शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां तेल एवं गैस के कार्यों में वह नौकरी ढूंढते हैं, ठीक है। हाईलाइट कर लेंगे ये सभी। वो क्या करते हैं, तेल एवं गैस के जीवन में अपना नौकरी ढूंढते हैं, ठीक है।
अब ठंडा रेगिस्तान बताया था मैंने आपको ऊपर ही कि हमारा लद्दाख कैसा हमारा ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। हमारा रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। ध्यान देंगे सभी। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर में पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। लद्दाख का है हमारा बृहद हिमालय में स्थित है बच्चों, ठीक है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में झास्कर पर्वत श्रेणियां, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से जाता है काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, पीर पांजाल, ठीक है। इस तरीके से आती है हमारी ये हमारा पर्वत, ठीक है। इतना याद रखना आप सभी को बस। इस तरीके से होता है, देखिए वो 2 मिनट में बता देता हूं मैं आप सभी को। ध्यान देंगे सभी। ठीक है, तो यहां से जाती है काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, पीर पांजाल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण इस तरीके से था वो। मैं बताऊंगा आपको इंडियन मैप भी कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे सभी। लद्दाख से होकर अनेक नदियां निकलती है, ठीक है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। हमारी सिंधु नदी कहाँ से बहती है, देखिए आप। 1 मिनट, सॉरी मैंने मिटा दिया था, इसको देखेंगे आप सभी। 2 मिनट ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो हमारी सिंधु नदी यहां से बहती है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी सिंधु नदी इस तरीके से बहती है। आगे पढ़ेंगे हम। ये नदियां गहरी घाटियां एवं महाखड्ड गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिम नदियां हैं, जैसे ग्रैंगी हिमानी, ये हाईलाइट कर लीजिए। ग्रैंगी हिमानी, गैंगरी हिमानी, ठीक है। आगे चलेंगे हम। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से अधिक पाई जाती है, ठीक है। कारगिल में लद्दाख की ऊंचाई कितनी है, 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं उष्ण, ठीक है। ऊंचाई के कारण क्या इसका तापमान गिर गया, बराबर है। तो क्या पाई जाती है, अत्यधिक शीतल एवं शुष्क, ठीक है। 1 मिनट। इस ऊंचाई पर वायु पर पतली परत दिन में, देखिए इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है, ठीक है। ये क्या बोला गया है यहाँ देखेंगे आप सभी। ये देखिए, ठीक है। 1 मिनट देखिए। इसकी ऊंचाई के कारण वायु की पतली परत होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है, क्योंकि हाइट पर है हमारा लद्दाख। तो सूर्य की गर्मी अत्यधिक महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से -30 डिग्री सेल्सियस ये तापमान होता है, इसके नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, ठीक है। तापमान क्या रहता है बर्फीला, इसमें -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, ठीक है। चूंकि हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। यहाँ वर्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है बच्चों, ठीक है। वृष्टि छाया क्षेत्र है ये। आगे पढ़ेंगे हम। इसमें आपको देखेंगे आप सभी। इसमें आपको देखेंगे सभी। ये दिख रहा है आपको। ये देखिए हमारा कारगिल, ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारा लद्दाख। 1 मिनट रुकेंगे। ये हमारा पूरा पोर्शन लद्दाख में आता है, ठीक है। पूरा पोर्शन लद्दाख। ये हमारा सियाचिन हिमनद, ये हमारा दोहरा गोम्पास। मैं आपको बताऊंगा फिर ये दर्रों के बारे में। जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बारालाचला दर्रा,
ये रोहतांग पास, ये बारालाचला दर्रा, ये रोहतांग पास, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, ध्यान देंगे सभी। ठीक है, देखेंगे अभी सभी यहां से। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य तप का अनुभव करता है। क्या करती है यहाँ की हवाएं? बर्फीली हवाएं और तेज जलाने वाले सूर्य तप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठेंगे कि आपकी पैर में छाया हो, तो आप एक साथ एक समय पर उष्माघात एवं तुषार अपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको लू लग सकती है, या फिर आपको जो उष्माघात है, ठंडी, ठीक है, उसका घात हो सकता है, उससे आप ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे वनस्पति जनित, वनस्पति जनित एवं प्राणी जनित। ठीक है, यानी वनस्पति जात एवं प्राणी जात। ठीक है, ध्यान देंगे सभी। यह उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। ठीक है, उच्च शुष्क है यहाँ पर, वहां उतना पानी नहीं है बर्फ के कारण, तो शुष्कता के कारण क्या है, यहाँ पर वनस्पति क्या है, विरल है। यहाँ वनस्पति उतनी है नहीं। यहाँ जानवरों को चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती है। ठीक है, बारिश नहीं है तो घास कहाँ से होगी ज्यादा। घाटी में शरपत विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखने को मिलते हैं। यहाँ कौन से घाटी में शरपत विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ प्लवित हो जाते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पेड़ क्या होते हैं, प्लवित हो जाते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है। इनमें रॉबिन, पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां लिख लीजिए। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी। हाईलाइट कर लेंगे ये पोर्शन। नोट्स है एक प्रकार के, ठीक है, आपको लिखना है ये अपने बुक में। फिर इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। इन पशुओं को क्यों पाला जाता है? इनसे मांस एवं मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है इन्हें। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग उन्हीं वस्त्रों को बनाने के लिए किया जाता है, ये तो सभी को पता होता है। इसके बारे में जानेंगे अब। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान है या बौद्ध है। ठीक है, लद्दाख और तिब्बत में कौन से ज्यादा लोग पाए जाते हैं? अधिकांश लोग एक तो मुसलमान या फिर बौद्ध। ठीक है, वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा में स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से से एवं लामायरू, ग्रीष्म लामायरू है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप सभी। ठीक है, ये हमारा थिक्से मठ है। ठीक है, ये कौन सा मठ है हमारा, दिख रहा है आप सभी को, ये थिक्से मठ है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सव में आपको व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेतों के ही काम ही नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकान भी संभालती है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ रहे हैं हम ये। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं लेह का जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ एक जोजिला दर्रा है, इस तरीके से कश्मीरी घाटी को जोड़ता है ये। आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। ठीक है, क्या है क्रियाकलाप? मुख्य पर्यटन। जो लोग जाते हैं, देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदान व हिम नदों की सैर एवं उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक
आकर्षण है। ठीक है, यहाँ का प्रमुख आकर्षण क्या है पर्यटन का? गोम्पा दर्शन, घास के मैदान, हिम नदी की सैर एवं उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखना चाहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। पहले ये देख लीजिए आप, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरती है, रोंगतल्ला, बारालाचला, लुंगालाचा, लुंगालाचला एवं टंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुला होता है, क्योंकि बाद में बर्फ के मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं नित्यमयता के साथ इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज ये आपको एक्सरसाइज खुद से करनी है बच्चों। रेगिस्तान में क्या पाया जाता है? विरल वनस्पति। लद्दाख एवं रेगिस्तान में अधिकांश निवासी कौन है? बौद्ध एवं मुसलमान। सारा रेगिस्तान किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, सॉरी उत्तरी भाग में स्थित है, ऊपर में है ना, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है बच्चों। ठीक है, ये पढ़ लेना थोड़ा बहुत आपको। तो आज हमारी, ठीक है, आज हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी भी समाप्त हो जाती है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। आज हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी भी समाप्त हो जाती है। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, मैंने आप सभी को 7th क्लास की एनसीईआरटी समझा दी है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। आपका मेरे साथ 6th और 7 दोनों क्लास की एनसीईआरटी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी ये 6 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे अभी? अभी आप इन चैप्टरों को रिवाइज करेंगे खुद से। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल नहीं परसों स्टार्ट करेंगे हम। आप क्या करेंगे? कल के दिन इन दोनों टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।